तो मैं पहला सवाल यही है कि इंडिया न्यूज़ के शौर्य सम्मान का सिलसिला और आपके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, इन दोनों पर पहले आप अपनी राय रख लें। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य 2017 से पहले अव्यवस्थाओं का शिकार था। लाइन ऑर्डर बहुत बड़ी चुनौती थी। भरोसा टूट गया था लोगों का, चाहे डेवलपमेंट को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर के। बीमारू राज्य के रूप में लोग मानते थे और उत्तर प्रदेश के लोग जब कहीं दूसरे राज्यों में जाते थे रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आती थी कि यूपी का नाम लेते ही उनको घर भी किराए पर नहीं मिलता था। 2017 से पहले बड़ी दुरूह स्थितियां उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने थी। विकास कार्य अवरुद्ध थे, लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो गया था, नौजवानों में असंतोष की भावना थी, उद्योगपति उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 325 से अधिक सीटें गठबंधन के साथ जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। यह ऐसा अवसर था तब आजादी के बाद दूसरी बार इतनी बड़ी संख्या में एक दल के विधायक चुनाव जीत करके आए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कमान मिली। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधियों में भय है। बहन बेटियां बेखौफ रात को 12 बजे भी अपने गंतव्य को जा रही हैं, जा सकती हैं। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। डेवलपमेंट के मोर्चे पर आज उत्तर प्रदेश राज्य चतुर्मुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट का एक पैमाना होता है पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो जन सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होते ही लोग मानते थे कि टूटी सड़क आ गई, यूपी आ गया। 2017 से पहले आज हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला कोई स्टेट अगर है तो आज उत्तर प्रदेश है। आधा दर्जन एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं, आधा दर्जन पाइपलाइन में है, शीघ्र ही उनका लोकार्पण होने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने 75 के 75 जिलों को 4 वे लेन से जोड़ने में सफलता हासिल की है। 2,72,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें पीडब्ल्यूडी ने बनाई हैं, चौड़ीकरण किया है, सुदृढ़ीकरण किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ब्रिजेज, कलवर्ट्स, आवागमन के साधन संपन्न किए गए हैं। रेल नेटवर्क केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य का स्ट्रेंथन किया है। नई ट्रेनें चलाई गई हैं, रेल लाइन, डबल रेल लाइन की गई है, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। पहले लखनऊ से आप अगर शाहजहांपुर बरेली वाला मार्ग पकड़ते थे दिल्ली के लिए तो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। कानपुर दिल्ली मार्ग रेल का इलेक्ट्रीफाइड था। आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से विद्युतीकरण हो चुका है, डबलिंग हुई है और रेल यातायात में नई ट्रेनों के संचालन के साथ साथ वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली हैं। रेलवे स्टेशनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पैमाने पर विकास हुआ है, चाहे लखनऊ हो या गोमती नगर हो या जो अन्य जिलों में स्टेशन है उनका भी समुचित विकास हुआ है। माल गाड़ियों की भी गति बढ़ाने में भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल की है। हवाई यातायात में बड़ी संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। लखनऊ का हवाई अड्डा आपको किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर नजर आएगा। आज हम कह सकते हैं कि लखनऊ में 115 से अधिक फ्लाइट लैंड कर रही हैं और बड़ी संख्या में। और उत्तर प्रदेश राज्य जहां केवल 3-4 एयरपोर्ट संचालित होते थे, लखनऊ, बनारस, छुटपुट, कुशीनगर, प्रयागराज, बरेली, आज सारे हवाई अड्डे, हमारे 17 हवाई अड्डे इस समय कार्यशील हैं और आने वाले दिनों में 21 हवाई अड्डे हमारे कार्यशील होंगे, क्रियाशील होंगे। और जेवर का जो हवाई अड्डा बन रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है और हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में उसका लोकार्पण होगा। ट्रायल फ्लाइट वहां लैंड कर चुकी है। तो यातायात हो, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल हो, जल जीवन मिशन ने घर घर पानी पहुंचाने में सफलता हासिल की है।
हासिल करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेज पहले 17 से पहले मात्र 12-13 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 17 मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष प्रारंभ हुए, जहां पहले साल की पढ़ाई प्रारंभ हुई है। अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। नए पद चिकित्सकों के सृजित हुए हैं और एमबीबीएस एमडी की जो पढ़ाई होती है उनमें सीटों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजली के मामले में 2017 से पहले बिजली एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में आती थी, पूरा प्रदेश जानता है। आज सभी जनपदों को बराबर राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है। किसानों को अलग लाइन डाल करके मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए उनको दी जा रही है। बिजली की अब कोई क्राइसिस नहीं है। पीक आवर में 2017 से पहले कभी 18 से 20 हजार मेगावाट बिजली अगर उपयोग में आ जाती थी तो लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सर्वाधिक बिजली कंज्यूम की है। आज हम 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली पीक आवर में कंज्यूम करते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 का राज्य बन चुका है। औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आशीर्वाद मिला है। आज उत्तर प्रदेश में दुनिया की मोबाइल स्क्रीन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, जो कोरोना काल में चाइना से उखड़ करके नोएडा में आई है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत में जितने भी मोबाइल उपयोग में लाए जाते हैं 65% से अधिक मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकीकरण के मामले में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनकर के तैयार होगी, जो दुश्मन को करारा जवाब देगी। ये तुलसीदास के मानस की तरह एक पूरा कांड जो है ना, आपके विकास, बेहतरी और रफ्तार को लेकर के हो सकता है। इतने आंकड़े तो आपने दे दिए हैं। मान लिया हमने कि विकास की रफ्तार बहुत तेज़ है, बुनियादी सहूलियतें लोगों के पास पहुंच रही हैं, ज़रूरी जो बुनियादी ढांचा है उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन आपकी सरकार के साथ एक बड़ा सवाल होता है। जब आप सुशासन कहते हैं तो उसको लोग सनातन से जोड़ते हैं। सनातनी आप हैं, सनातन के रास्ते पर हैं, तो आप सुशासन के दायरे में आते हैं। एक संप्रदाय विशेष के हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं। पुलिस वाला जो है वो मंदिर में आरती करेगा, आपका डीएसपी जो है वो मंदिर के लिए खड़ा हो जाएगा। यह जो स्थितियां बनी हैं वो सुशासन के लिए एक बड़ा सवाल होती। देखिए, हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, कोई इस पर रोक नहीं है। अगर कोई अफसर किसी धर्म को मानता है, हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। सभी अफसर अपने अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र हैं। कहीं आप ये नहीं पाएंगे कि किसी धर्म का व्यक्ति किसी बड़े पद पर तैनात है और उसको पूजा पाठ करने में या अपने धर्म की विधि के अनुसार इबादत करने में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए। मेरा सवाल, निजी जीवन में उसके पास अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, यह संविधान की तरफ से उसके पास एक मौलिक अधिकार है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा है, जब वो अपनी सेवा दे रहा है, उस समय वो एक धर्म का परचम लेकर के, ध्वजा लेकर के खड़ा है। ये स्थितियां सवालों में आती हैं। समझने का फर्क है। यदि आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। हमारे गांव में कहावत कही जाती थी, एक चिड़िया बोलती थी ची 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 करके। पहलवान निकला तो पहलवान ने बोला, कह रही है कि दंड मुकद्दर कसरत। और एक वैश्य समाज का दुकानदार निकला जो किराने की दुकान चलाता था, उसने कहा चिड़िया कह रही है कि हल्दी मिर्चा अदरक। ये समझने का फर्क है। ड्यूटी आवर्स पुलिस की राउंड द क्लॉक होती है। यदि रास्ते में कहीं वो अपने धर्म के स्थान पर जाते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। पूरे प्रदेश में एक सवाल उठता है, चाहे वो जौनपुर का हो, संभल का हो, बदायूं का हो, मंदिरों में खोजो, मस्जिदों में खोजो और मंदिर निकालो। अब ये जो बवाल दर बवाल चल रहा है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम विकास की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि प्रदेश को देश में नंबर 1 ले जाना चाहते हैं, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी आप चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। इस प्रकार के नैरेटिव को सेट करने का गलत प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश का समेकित संपूर्ण विकास करें और लोगों के अंदर ये भावना आए कि उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 के लिए आगे आया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य का जो नैरेटिव है वो पॉजिटिव है। आप किसी से पूछेंगे देश के बाहर या देश के अंदर कि उत्तर प्रदेश राज्य का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास
यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है, बच्चों के स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मध्याह्न भोजन उनको अच्छा मिल रहा है। पॉजिटिव चर्चाएं होनी चाहिए। आज हम कहने में गर्व महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में ओडीओपी ने धूम मचा दी है, उस पर चर्चा नहीं होती है। ये मुझे लगता है कि लोगों को शॉर्टकट अच्छा लगता है कि जो चर्चा में आ जाए। ओडीओपी की चर्चा क्यों नहीं होगी? पीलीभीत की बांसुरी बिहारी जी की पूरी दुनिया में तहलका मचाती है। अमरोहा की ढोलक की चर्चा कभी नहीं होगी, संभल की चर्चा आप करेंगे। जब माहौल शांत होगा तो चर्चा तो उसी की हो जाएगी। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की चाकू की चर्चा होती थी, लेकिन हमारी सरकार में रामपुर की चाकू की चर्चा नहीं है। 17 के बाद से रामपुर की वायलिन की चर्चा है। वायलिन ऐसा वाद्य यंत्र है, सिर्फ रामपुर में बनता है, पूरी दुनिया में जाता है। आप देखेंगे मुरादाबाद का पीतल उद्योग, उसके बारे में चर्चा करिए आप। लखनऊ की चिकनकारी, उसकी चर्चा करिए आप। प्रयागराज का अमरूद, लाल अमरूद है, सेब की तरह होता है, उसको आप खाएंगे, आजकल सीजन चल रहा है, अद्भुत टेस्ट है उसका। तो उत्तर प्रदेश राज्य में हर जिले में कुछ ना कुछ अपना है। टांडा में बने हमारे कपड़े, जो हैंड वीवर्स हैं, हमारे जो कपड़ा बुनते हैं, टांडा, मऊ, बनारस की साड़ियां, हमारी बेटी की शादी बगैर बनारस की साड़ी की पूरी नहीं होती। आप कह रहे हैं कि विकास की बात, का कालीन, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि यह जो मंदिर मस्जिद के जरिए हमारी सरकार नैरेटिव खड़ा किया जाता है, हमारी सरकार पॉजिटिव नैरेटिव लेकर देश के सामने है और उत्तर प्रदेश राज्य का चतुर्मुखी विकास हो रहा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। जी, अब मैं कुंभ पे आता हूँ। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन को छोड़ दें तो दुनिया में किसी भी देश की आबादी 40 करोड़ की नहीं है। इतना बड़ा जमावड़ा आपके यहाँ है, बहुत बड़ा प्रदेश देश का है, आप उसके उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य का महकमा भी है। ये जो पूरा 110 करोड़ का हिंदुस्तान है जो संगम महासंगम में आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से वहाँ क्या बंदोबस्त है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस 2019 के कुंभ का है, तो हमने पिछली बार 2019 में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग आए थे। 110 राज्यों के वहाँ पर फ्लैग लगे थे, बड़ी संख्या में एम्बेसडर्स भी आए थे। तो हमने हेल्थ को प्राथमिक सेक्टर में रखा है। हमने 100 बेड का एक सेंट्रल अस्पताल बनाया है जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हेल्थ सेक्टर की जो भी सुविधा आपको चाहिए मिलेगी। बाय द वे, यदि कहीं कोई और गंभीर जैसे हार्ट अटैक, किडनी, लीवर या अन्य कोई ऐसी तत्काल समस्या उत्पन्न होती है तो हमने पास के मेडिकल कॉलेज जो हमारा है उसको हमने आरक्षित किया है। हमने बड़े अस्पतालों को आरक्षित किया है। प्रयागराज के आसपास के जितने भी कैथ लैब हैं उनसे हमने एमओयू किया है कि तत्काल अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे मरीज को प्राथमिकता के आधार पर वहां पहुंचाएंगे। हर सेक्टर में 10 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के हॉस्पिटल अरैल और झूसी साइड में बनाए हैं। इसके अलावा 125 से अधिक एम्बुलेंस हमने तैनात की है, जिसमें 110 एम्बुलेंस साधारण एम्बुलेंस है, 15 एम्बुलेंस एएलएस है जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में चिकित्सक, 350 से अधिक चिकित्सक हैं, पर्याप्त पैरामेडिकल है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। हमने जल, थल, वायु तीनों प्रकार से मरीजों को रेस्क्यू करने के लिए इंतजाम किए हैं। हमारे एयर एम्बुलेंस से भी हमने एग्रीमेंट करके एयर एम्बुलेंस वहां उपस्थित रहेगी हवाई अड्डे पर। जल एम्बुलेंस, यदि कोई जल मार्ग में कहीं कोई घटना घटती है, जल के अंदर स्नान के दौरान घटती है, तो वहां भी हमारी एम्बुलेंस जो नाव पर बनी है, स्टीमर पर भी, वो तैनात रहेगी। और थल के एम्बुलेंसेज के बारे में आप देखेंगे पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था हमने वहां कर रखी है। जी, पूरे कुंभ परिसर में आपने एआई के जरिए लोगों की संख्या गिनने या फिर फेस रिकॉग्निशन के जरिए उनके आने की व्यवस्था करी है। मुझे लगता है कि दुनिया में अभी तक इतना बड़ा जमावड़ा तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन इस तरह के हाईटेक इंतजाम भी नहीं हैं। सुरक्षा को लेकर के देश के दूर दराज हिस्सों में जो लोग हैं वो थोड़े चिंतित रहते हैं। सुरक्षा के इंतजाम कितने दुरुस्त, सख्त हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह खतरा ना महसूस हो? सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। हर स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। एक प्रयागराज के जिले सटी हुई सीमा, जैसे मान लीजिए प्रयागराज से प्रतापगढ़ सटा हुआ है, दूसरी तरफ वाराणसी का बॉर्डर सटा हुआ है,
कौशाम्बी का बॉर्डर सटा हुआ, उधर मध्य प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है, तो हम सटे हुए बॉर्डर के पहली हम जांच बैठाएंगे। वहां पर हमारी पुलिस टीम रहेगी, जो सर्विलांस टीम रहेगी प्रयागराज की सीमा में। फिर आफ्टर देन जो मेला क्षेत्र है वहां हम पूरी तरह से जांच करेंगे। फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम एक एक चेहरे को डिटेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही कोई अराजक तत्व घुसने का प्रयास करेगा वो एआई के माध्यम से हम उसे डिटेक्ट करेंगे। ऐसे सभी चेहरों को जो वांछित हैं या अपराधी हैं या उन पर कहीं कोई आरोप लगा है, हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया है। जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।